नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय रेवड़ी कल्चर की बड़ी चर्चा हो रही है और बड़ा काम भी हो रहा है। पार्टियों में होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी ज़्यादा फ्री बीज की घोषणा कर सकता है, कौन कितना पैसा, जनता का ही पैसा है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पैसा लेकर नहीं आती हैं, उसको कितना लुटा सकते हैं और किस तरह से लुटा सकते हैं। अब कर्नाटक में अभी विधानसभा चुनाव हुए, आपको मालूम है कांग्रेस ने 5 प्रतिज्ञा या 5 प्रण किए थे या 5 प्रॉमिस, जो भी नाम देना चाहें। उनमें से एक योजना थी अन्न भाग्य योजना। उसमें पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हर परिवार को हर महीने 10 किलो चावल दिया जाएगा। अब आपको ये पता है कि केंद्र सरकार 5 किलो पहले से दे रही है, 5 किलो चावल, लेकिन पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम उसके अलावा देंगे। जो भाषा थी उससे ये था कि हर परिवार को 10 किलो मिलेगा, यानी 5 किलो अतिरिक्त चावल जो है राज्य सरकार देगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। कांग्रेस सत्ता में आ गई, अब देने की बारी आई, तो कहाँ से चावल कहाँ से लाएं? 2.28 लाख टन करोड़ चाहिए, 2,28,000 टन चावल चाहिए, ये 5 किलो अगर अतिरिक्त देना है उसके लिए। अब राज्य सरकार बड़ी आश्वस्त थी कि कुछ नहीं, केंद्र सरकार जो है FCI के जरिए खरीदती है, सस्ते में मिलेगा, राज्यों को मिलता है, उससे चावल लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपनी जो है चुनाव घोषणा पत्र का जो प्रॉमिस है उसको पूरा कर देंगे। केंद्र सरकार ने नियम बदल दिया। 12 जून को राज्य सरकार ने FCI को लिखा, FCI ने हाँ कर दिया। 13 जून को केंद्र सरकार का एक सर्कुलर आ गया कि किसी भी राज्य सरकार को FCI का जो भंडारण है उससे अनाज नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस को लगता है कि ये केवल उसके लिए हुआ है, लेकिन ये सभी राज्यों पर लागू है, चाहे वो कांग्रेस शासित हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य हो। अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि चावल कहाँ से लाएं, कैसे बांटें, क्योंकि उससे बाहर अगर मार्केट से ख़रीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, तो इस योजना की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बड़े जो है विश्वास के साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ से ले आएंगे, हम तेलंगाना से लाएंगे। तो 2 राज्यों का उन्होंने नाम लिया था। तेलंगाना को अप्रोच किया सबसे पहले, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, सीमा लगी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास चावल है ही नहीं देने को, तो हम देंगे कहाँ से, इसलिए हम नहीं दे सकते। अब छत्तीसगढ़ का मामला जब पता किया तो मालूम हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी है कि वो बाज़ार से भी महंगा पड़ जाएगा चावल, तो उसको मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब सिद्धरामैया कह रहे हैं कि हम पंजाब से, मध्य प्रदेश से और हरियाणा से चावल खरीदेंगे। आंध्र प्रदेश से भी बातचीत चल रही है, उम्मीद नहीं है कि आंध्र प्रदेश देगा। बाकी राज्यों से चावल मंगाने में ₹2.60 प्रति किलो का अतिरिक्त बोझ पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम पर, और अगर छत्तीसगढ़ से मंगाते हैं तो वो और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में सरकार के सामने अब धीरे धीरे विकल्प कम होते जा रहे हैं, सिर्फ एक विकल्प बचता है कि बाज़ार से चावल खरीदे। अब सवाल ये कि केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया? केंद्र सरकार के पास बहुत ही तार्किक कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। केंद्र सरकार का कहना है कि हम ये भंडारण जो है, सुरक्षित भंडारण, जो दूसरी ज़रूरतें हैं उनके अलावा जो ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है वो उसका उपयोग करते हैं बाज़ार में निजी क्षेत्र को अनाज बेचने के लिए। क्यों बेचते हैं निजी क्षेत्रों को, और क्यों राज्य सरकारों को नहीं देंगे? निजी क्षेत्र को जो देते हैं वो ऑक्शन के जरिए जाता है, राज्य सरकारें भी ऑक्शन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन सरकार ये अनाज बाज़ार में उतारती है प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए कि कीमतें न बढ़ने पाएँ, इसकी जमाखोरी ना होने पाए। अगर कोई जमाखोरी कर रहा है, सरकार को ये खबरें मिलती हैं कि बड़े पैमाने पर जमाखोरी करके दाम बढ़ाने की कोशिश हो रही है या सप्लाई कम होने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार बाज़ार में अनाज उतारती है अपने गोदाम से, FCI के गोदाम से, और प्राइस को नीचे ले आती है। तो ये इस तर्क के कारण जो है, और इस समय सरकार का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों का ये लक्ष्य है कि महंगाई को और नीचे लाया जाए। तो इसलिए कर्नाटक सरकार का ये आरोप तो चलता नहीं कि भेदभाव के लिए या कर्नाटक सरकार को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। सरकार की नज़र इस समय है कि लोकसभा चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, दाम नहीं बढ़ने चाहिए, वैसे भी नहीं बढ़ने चाहिए,
चुनाव के समय और अगर उसके पास विकल्प है दामों को नियंत्रण में रखने का, तब तो निश्चित रूप से नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये एक मुश्किल जो है कर्नाटक सरकार के सामने आ गई है। लेकिन बात ये एक मुश्किल की नहीं है, इस तरह की मुश्किल का सामना हर उस राज्य सरकार को करना पड़ेगा जो बिना सोचे समझे, बिना कोई योजना बनाए हुए, बिना उसके अंकगणित पर या उसकी आर्थिकी पर काम किए बिना जो इस तरह की घोषणाएं करेगा, अगर वो सत्ता में आ जाएगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। अगर वो राज्य ऐसा है जो आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत संपन्न है तो उससे कम मुश्किल होगी, लेकिन मुश्किल उसको भी होगी, थोड़ा देर से होगी। जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है उनकी स्थिति तुरंत खराब हो जाएगी। जो पंजाब में हो रहा है या राजस्थान में हो रहा है या पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो सबके सामने है। तो फ्री बीज या रेवड़ी का क्या स्तर हो, ये कितना बड़ा नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था का करती हैं और पूरे देश का और पूरे समाज का करती हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सा भाषण है सिंगापुर के प्रधानमंत्री का। उन्होंने जो बात कही है वो हालांकि कही तो अपने देश के संदर्भ में है, अपने देश के लोगों को चेतावनी देते हुए, अपने देश के राजनीतिक दलों, राजनीतिज्ञों और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनमें जो लोग बैठे हैं उन सब के लिए एक चेतावनी की तरह उनका भाषण है, सदन में दिया गया। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहुत लंबा समय लगता है किसी सरकार को संसाधन जुटाने में और उसके सरप्लसेस बनाने में। हमको आज अपना जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसको बनाने में बड़ा लंबा समय लगा है। हमारे लिए ऑयल ऑन ग्राउंड है, इतनी बड़ी थाती है हमारे लिए, उसको अंधाधुंध तरीके से खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने उदाहरण दिया ऑस्ट्रेलिया का, बोले कि हमसे बहुत संपन्न देश है। 10 साल पहले वहाँ एक कंजर्वेटिव सरकार थी जिसने इस तरह के सरप्लसेस जो है वो बनाए, लेकिन उसके बाद चुनाव आया तो सत्ता पक्ष और विरोधी दल दोनों में होड़ लग गई फ्री बीज की, रेवड़ी कल्चर की। उन्होंने रेवड़ी कल्चर का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा होड़ लग गई कि कौन कितना ज़्यादा दे सकता है लोगों को। उसका नतीजा ये हुआ कि सारा सरप्लस ख़त्म हो गया, स्थिति खराब हो गई। आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था इतना संसाधन संपन्न और धन संपदा से भरपूर देश की स्थिति ये है कि उसकी अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था है। इससे आप, उन्होंने कहा कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होता है इसका नतीजा। फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा दूसरी चाबी की ज़रूरत होती है। ये संसाधन, ये सरप्लसेस, उन्होंने कहा देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक चाबी है। हमेशा देश के पास 2 चाबी होनी चाहिए। दूसरी चाबी उन्होंने कहा गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि अगर महत्वपूर्ण पदों पर भ्रष्ट लोग बैठ जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये भ्रष्टाचार के आरोप इनके आप पकड़ लें, इनको जेल भेज दें, सज़ा दिला दें, ये तो एक पक्ष है। लेकिन ये जो करके जाते हैं, ये पूरे सिस्टम को भ्रष्ट करके जाते हैं और ऐसा भ्रष्टाचार का जो है रोग पैदा करते हैं जो कैंसर की तरह हो जाता है, जिसको आसानी से आप ख़त्म नहीं कर सकते। वो उसका खामियाजा जो है वो लंबे समय तक देश के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सावधान रहिए इससे। ऐसी जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर अगर भ्रष्ट लोग हैं तो समझिए संकट है। अब आप इसको हूबहू लेकर आइए भारत पर। 10 साल 2004 से 2014 है, यही तो हुआ। भ्रष्टाचार के आरोप में कई लोग जेल तो गए, लेकिन सवाल ये है कि जो वो सिस्टम बना कर गए उसको तोड़ना आज भी मुश्किल हो रहा है, उससे लड़ना आज भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि लड़ाई बहुत हिम्मत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री ने इसमें कोई कोताही नहीं दिखाई है और बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन समय, वो जो समय जाता है, जो समय निर्माण में जाता, वो जो विध्वंस हुआ है उसको ठीक करने में जा रहा है, उसका क्या होगा। और भविष्य की बात, अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का एक झगड़ा चल रहा है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा तो विस्तार से बात करूंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो जो कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में घोषणा कर रही है और उसकी नकल में आम आदमी पार्टी भी कर रही है, उसने पंजाब में कर दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे। ये इकोनॉमिक डिज़ास्टर का सबसे बड़ा औजार है।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डुबोने के लिए, उसे कर्ज में डुबोने के लिए ये इससे बड़ा औजार और कोई, इससे ज़्यादा कारगर औजार और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में अब जाते हैं तो उसका नुकसान आज जो सरकार में है या सत्ता में है उनको नहीं उठाना है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो लोग आएंगे सत्ता में उनको उठाना होगा, क्योंकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो पैसा है वो तो जो कर्मचारी है उसके रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू होगी, आज कुछ नहीं देना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए घोषणा करना बड़ा आसान होता है कि अरे हम तो अभी सत्ता में हैं, पता नहीं कब होंगे कि नहीं होंगे, तो आज तो सत्ता का सुख भोग लो, आज अगर इस मुद्दे से सत्ता मिलती है तो हासिल कर लो। यही काम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किया, यही काम कर्नाटक में कर रही है, यही छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में जहां सत्ता में है और जहां सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, चुनाव है, वहां ये घोषणाएं कर रही है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ का देता हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? घोषणा तो हो गई है, सरकार ने विकल्प दिया है, पूरी तरह से लागू नहीं किया, विकल्प दिया है कि जो चाहें वो ओल्ड पेंशन स्कीम अपना सकते हैं और जो चाहें वो न्यू पेंशन स्कीम में बने रह सकते हैं। अब जो बने रहेंगे उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वो तो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे, सरकार ये कह रही है कि हमने पिछले इतने सालों में, जब से ये न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, कर्मचारी वो पैसा लौटाएं, तभी ओल्ड पेंशन स्कीम में रजिस्टर करा सकते हैं। अब कर्मचारी कहाँ से एक मुश्त इतना पैसा लाएगा? तो यानी आपने दे भी दिया और नहीं भी दिया। और अगर दे दिया, अगर ये सिलसिला चला, जब ये पेंशन स्कीम आई थी, न्यू पेंशन स्कीम, तो सिर्फ एक राज्य था, पश्चिम बंगाल, जिसने मना कर दिया था कि वो इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी सब राज्यों की सहमति से ये कानून बना था, ये योजना आई थी। उस आम सहमति को आज कांग्रेस पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है कि उसके जरिए अगर सत्ता मिल सकती है, इस आम सहमति के जरिए, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी का काम था, उस आम सहमति को कांग्रेस पार्टी तोड़ रही है सिर्फ तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहती है कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारें। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के इस भाषण को हम सब लोगों को, राजनीतिक दलों को तो याद रखना ही चाहिए, हालांकि वो याद रखेंगे इसमें बड़ी शंका है। हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर भ्रष्ट लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, अगर इस तरह से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वाले, ये दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा कि आप बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं। आप अपने घर के खर्च को देख लीजिए, आमदनी आपको मालूम है कितनी होने वाली है, और अगर आपका खर्चा उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सोच कर के भविष्य में हमको इंक्रीमेंट मिल जाएगा या कोई बोनस मिल जाएगा या सैलरी बढ़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, उसके आधार पर आप खर्च कर रहे हैं, तो आपका कर्ज के जाल में फंसना लाजमी है। और वही उसी रास्ते पर कांग्रेस की और कुछ दूसरे दलों की सरकारें ले जा रही हैं देश के प्रदेशों को। इस रोग की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से की थी। दिल्ली में चुनाव जीत गए तो इसको सफलता का मंत्र मान लिया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इसी तरह के वादे करके कांग्रेस पार्टी जीत गई तो उसको सफलता का मंत्र मान लिया गया। कर्नाटक में जीत गई तो मान लिया गया कि नहीं ये फार्मूला बिल्कुल पक्का है, तो अब हर चुनाव में लागू होगा। तो 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव आएंगे, आप मान कर चलिए एक होड़ लगेगी। और आखिरी बात जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कही कि इस रेवड़ी कल्चर का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव की नीलामी है। उन्होंने कहा ऑक्शन है ये चुनाव का, कि जो जितनी ज़्यादा बड़ी बोली लगाएगा वही जो है ठेका ले जाएगा, यानी सरकार चलाने का ठेका। तो ये चुनाव की नीलामी बंद होनी चाहिए। ये हम आप ही रोक सकते हैं कि जो इस तरह की रेवड़ी कल्चर की, इस तरह की घोषणाओं की बात करते हैं, उनका साथ न दें, उनको वोट न दें, तभी ये रुकेगा। कोई राजनीतिक दल इतना संयमी नहीं है कि सत्ता छोड़ने को तैयार हो जाए सिर्फ इसलिए कि लोगों का भला होने वाला है। ये उम्मीद बिल्कुल न कीजिए। अगर आप ऐसी उम्मीद करते हैं तो आप दरअसल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो कम से कम अपने को धोखा देने से बचिए।
ये चुनाव की नीलामी को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है, अगर देश को बचाना है, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है और अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।